हाय। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 के कंसेप्चुअल पार्ट को देख लिया था। अब बारी आती है उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस प्रश्न में हमने कुछ PYQ भी ऐड किए हैं, साथ ही साथ कुछ आपके लिए प्रैक्टिस प्रश्न भी शामिल किए हैं। यदि कोई टॉपिक उस थ्योरी वाले पार्ट में यदि कवर नहीं हो पा रहा है या छूट गया है तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो कवर हो जाएगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी है 1970 और डी ऑप्शन है 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब हमें आप बताइए कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। हमने पहला प्रावधान पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके आवास को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा कि इस अधिनियम के माध्यम से सरकार इन वाइल्ड लाइफ के इलीगल हंटिंग और पोचिंग के साथ साथ इनके ट्रेड पर बैन लगाएगी। तीसरी बात हमने पढ़ी कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित करेगी और उसके माध्यम से इन जीवों को प्रोटेक्ट करने की बात करेगी। और चौथी बात हमने ये पढ़ी थी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा सरकार उन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिस्ट को जारी करेगी जिनके लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया। अगला प्रश्न है विच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला है 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट, दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट बहुत सारे जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए थे। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट चलाया गया था 1973 में और वो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाए गए, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाए गए। क्रोकोडाइल कितने टाइप्स के हमने पढ़े थे? 3 टाइप्स के। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। जितने भी प्रोजेक्ट चलाए गए सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर था, 1973 में चलाया गया। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ द साइट डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस। इनमें से ये नेशनल पार्क दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए बनाया गया है। आपके विकल्प हैं, विकल्प ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, विकल्प बी है बुक्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, तीसरा है कांजीरंगा नेशनल पार्क और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो एक सींग गेंडे वाले जो जीव हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए असम में एक नेशनल पार्क था जो कि कांजीरंगा नेशनल पार्क है। मतलब एक सींग वाले गेंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन सा नेशनल पार्क डेडिकेटेड है? कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। प्रश्न नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। भारत में जैव विविधता के या बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन में गिरावट में इन चारों में से कौन सा कारण नहीं है? जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़, हंटिंग एंड पोचिंग, फॉरेस्ट फायर, एफॉरेस्टेशन। आप देख रहे हो माइनिंग एक्टिविटी होगा तो स्वाभाविक ही से हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्लाइन होगी। तो ये तो है ही, हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी देखते हैं हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग एंड पोचिंग करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ हमारा डिक्लाइन होगा, तो ये भी नहीं होगा। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग लगेगी तो स्वाभाविक इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होगा। जबकि एफॉरेस्टेशन विकल्प डी ये सही जवाब होगा, क्योंकि एफॉरेस्टेशन हमारे वाइल्ड लाइफ यानी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है, डिक्लाइन नहीं करता। ठीक। अगला प्रश्न है अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। अवर्गीकृत मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात,
क्या वो सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य और गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं? विकल्प बी है केरला एंड तमिलनाडु में पाए जाते हैं। विकल्प सी है पंजाब एंड हरियाणा में पाए जाते हैं। या फिर विकल्प डी है बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जैसे आप चैप्टर को पढ़ोगे तो इसमें 3 प्रकार के फॉरेस्ट दिए गए हैं। एक तो संरक्षित, आरक्षित एंड अनक्लास्ड, मतलब प्रोटेक्टेड, रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इंडिया में अनक्लास्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे फॉरेस्ट जो कि सरकार के साथ साथ वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर उस फॉरेस्ट के कंजर्व करने की बात की जाती है। और ऐसे फॉरेस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात में पाए जाते हैं। विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड इज। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला, असम, उड़ीसा। मानस जो टाइगर रिजर्व है ये है असम में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? असम। अब हमें आप बताइए कि अभी हमने एक और नेशनल पार्क पढ़ा था जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए स्पेसिफाई किया गया था, वहाँ उनके संरक्षण करने की बात की गई थी। और वो कौन था? काजीरंगा, जो वो भी कहाँ है? असम में। तो असम में 2 नेशनल पार्क हमें देखने को मिले। एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, और दूसरा हमने पढ़ा क्या? मानस। ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है? कार्बेट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देख लेते हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है विच वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वो उसका मुख्य उद्देश्य था ह्यूमन राइट्स या फिर पॉलिटिकल राइट्स? ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया एक मूवमेंट था जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए चलाया गया था। और इस आंदोलन में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए गले से लगा लिया, यानी पेड़ों से चिपक गए, और इस दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो ही मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ जिसे चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया। और चिपको मूवमेंट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वनों के संरक्षण। अगला प्रश्न है द मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। नागपुर में मुंडा और संथाल ट्राइबल्स ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये बहुत सारे अपने रीति रिवाजों के माध्यम से पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो आपको बताना है कि वे कौन से पौधों के या पेड़ों की पूजा करते हैं? महुआ का, आम का, पीपल का या फिर इमली का। तो छोटे नागपुर के क्षेत्र वाले मुंडा और संथाल जनजाति मुख्य रूप से महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। जैसे आप चैप्टर पढ़े, चैप्टर में हमने देखा कि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिटी ने भी वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसके साथ साथ हमारे कल्चरल एक्टिविटी भी इनको प्रिजर्व करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जनजाति महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। तो महुआ के पेड़ की पूजा करने से क्या फ़ायदा होगा? अब बताइए, जब आप किसी पेड़ की पूजा करेंगे तो स्वाभाविक है उससे आपकी आस्था जुड़ेगी। तो जब आप उससे आस्थिक रूप से जुड़ जाएंगे तो क्या आप उस पेड़ को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? स्वाभाविक ही नहीं। जब नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी तो प्रिजर्व हो रही है ना। इसके अलावा बिहार में जब विवाह कार्यक्रम होता है तो उस समय आम और इमली के पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंडा और संथाल जनजाति महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब इनमें से कौन सी जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जिसमें जो ये बताता है कि इसमें कम्युनिटी सीधे रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ऑप्शन ए है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है बीज बचाओ आंदोलन, सी चिपको मूवमेंट एंड डी है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी वन्य जीवों
वन्य वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन। तो आप देख रहे हो, जब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ही है कि इसमें गवर्नमेंट और कम्युनिटी मिलकर कर रही हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, कम्युनिटी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कम्युनिटी इन्वॉल्व है। तो ये तो जवाब होगा ही नहीं। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन तो हमने उत्तराखंड में पढ़ा था, जो कि कम्युनिटी द्वारा ही चलाया गया था, तो इसमें तो सीधे तौर पर कम्युनिटी इन्वॉल्व है, तो ये भी नहीं होगा। सी चिपको मूवमेंट, ये भी कम्युनिटी द्वारा ही चलाया गया था, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वन्य जीवों की डिमार्केशन किया जाएगा तो क्यों कम्युनिटी नहीं करेगी, बल्कि सरकार डिक्लेयर करती है कि ये हमने प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, विच स्टेट है द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। अभी हमने इसके जस्ट कुछ पिछले वाले प्रश्नों में देखा था कि फॉरेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोटेक्टेड, दूसरा कंजर्व और तीसरा है अनक्लास्ड। तो उसमें से पूछ रहा है कि परमानेंट फॉरेस्ट, अब ये प्रोटेक्टेड और कंजर्व फॉरेस्ट को एक साथ मिला देते हैं तो हम कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। तो कह रहा है कि परमानेंट फॉरेस्ट भारत के कौन से राज्य में या कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एरिया में है, बिहार में, तमिलनाडु में, उड़ीसा या मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं, फॉरेस्ट 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट जो सरकार के नियंत्रण में है सीधे तौर पर। पहला पॉइंट देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट लैंड है उसका लगभग आधा हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। और रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का मतलब कि वो बायोडाइवर्सिटी या वैल्यूएबल ट्रीज वाले फॉरेस्ट रहे होंगे। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल एज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंसर्न, मतलब ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल है। साथ ही साथ, और ये ज़्यादातर किन राज्यों में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पहला पॉइंट हमें देखना है कि इंडिया में का लगभग जितने भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसका 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। तो ये बात भी ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा था अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब ऐसे वन जो जिनको क्लासीफाई नहीं किया गया है, ऐसे वन जिनको क्लासीफाई नहीं किया गया है, तो ये वन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। दीज आर द अदर फॉरेस्ट वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू विथ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, मतलब एक ऐसे फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के लोकल कम्युनिटी के द्वारा मिलकर इसको कंजर्व किया जाता है। और ये ज़्यादातर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है और इसके साथ साथ गुजरात के कुछ पार्ट्स में है। मतलब इतना सभी नहीं समझ में आया तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। 3 बातें में पहला बात ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। फिर हमने ये भी देखा कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट को यदि हम एक साथ मिलाकर बात करते हैं तो उसे कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। और परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और तीसरा हमने पढ़ा था अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो वहाँ की लोकल और साथ ही साथ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं और दोनों मिलकर उसको प्रिजर्व करते हैं। और ऐसे फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ पर हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और गुजरात के कुछ पार्ट्स में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ़ देयर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। प्रश्न का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है और यदि हम समय के साथ उस पर नियंत्रण नहीं किए और वो लगातार गिरती जा रही है तो उसकी स्थिति इंडेंजर कैटेगरी में चली जाती है। तो वैसे फॉरेस्ट को हम तो वैसे स्पीसीज़ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर है इंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज या फिर नॉर्मल स्पीसीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब इनकी संख्या पॉपुलेशन तो पर्याप्त है लेकिन इनमें डिक्लाइन हो रहा है
और यदि डिक्लाइन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाते हैं, मतलब वो बहुत ही वल्नरेबल जीव हो गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न भी विकल्प भी देख लेते हैं। इंडेमिक स्पीसीज का मतलब कोई ऐसा स्पीसीज जो इंडिया के कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है, विशेष क्षेत्र, जैसे हिमालय में कोई पाया जाने वाला जीव हिमालय में ही पाया जाता है, तो हिमालय का वो क्या हो जाएगा, इंडेमिक स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब ऐसे जीव जो अब हैं ही नहीं पृथ्वी पर, कहीं उनका रिकॉर्ड नहीं है, तो उन्हें वो विलुप्त हो गए, मतलब वल्नरेबल की और स्टेप आगे उनकी स्थिति बढ़ गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ऐसे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, वैसे प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय होने की उस स्थिति में आ गई हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट। कुछ ऐसे हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम लिखे हैं, इनके नाम आप एक बार रिवाइज कर लेना, हो सकता है प्रश्न में आ जाए विकल्प रूप में कि बताइए इनमें से कौन इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी लुप्त प्राय। जैसे बंगाल टाइगर है, एक सींग वाले गेंडे हैं, कश्मीरी हिरण है, साथ ही साथ क्रोकोडाइल है। और क्रोकोडाइल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। इसके अलावा कौन अगला जीव है, एशियन लायन एंड इंडियन एलिफेंट भी कौन सा प्रजाति के रूप में अब शामिल हो गया है, इंडेंजर्ड। ब्लैक बल जिसे चिंकारा भी कहते हैं, ये हिरण की एक प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, साथ ही साथ स्नो लेपर्ड है, हिमालयन लेपर्ड जो कि हिमालय वाले क्षेत्रों में रहता है। आगे हम देख लेते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड की स्थिति में आ गए हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम होने लगी है, तो उन स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड कहते हैं। तो हमने कुछ वैसे स्पीसीज़ के नाम लिख लिए हैं, जैसे बंगाल टाइगर है, एक सींग वाले गेंडे हैं, फिर कश्मीरी हिरण है, 3 टाइप के क्रोकोडाइल हैं। पहला कौन सा है, फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर और घड़ियाल। इसके बाद एशियाई शेर भी हैं, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक जो कि हिरण की एक प्रजाति है जिसे चिंकारा भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसे गोंडवान भी कहते हैं, स्नो लेपर्ड, ये सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स रेड डाटा बुक, इनमें से कौन सा, हमने 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक को प्रिपेयर करता है। प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें ये समझने वाला है कि ये रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक उन स्पीसीज के रिकॉर्ड रखता है जो विश्व में पाए जाने वाले जीवों की क्या स्थिति है उसके बारे में बताता है। जैसे वो बताता है कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज है क्या इनकी संख्या पर्याप्त है, या ये वल्नरेबल है, या फिर ये इनकी स्थिति इंडेंजर्ड हो गई है, या फिर वो स्पेशल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है। इन सारे को रिकॉर्ड रखने वाली एक बुक है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक प्रिपेयर कौन करता है, ये रेड डाटा बुक क्या WWF प्रिपेयर करता है, या फिर IUCN, या फिर UNEP, या फिर यूनेस्को। तो रेड डाटा बुक प्रिपेयर किया जाता है IUCN के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इनमें से कौन ये चार जीव प्राणी दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा विलुप्त जीव है। एशियाटिक चीता, हाथी, बाघ या पीकॉक। पीकॉक मोर तो आप अपने आसपास देखे ही होंगे, बाघ भी नहीं है, हाथी भी नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, एशियाटिक चीता, जो कि वर्तमान में इंडिया में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न हैव बीन डिफॉरेस्टेड बाय, मतलब नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा या बहुत बड़ा हिस्सा इस समय पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई कर दी गई है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है। क्या कारण है, क्या उसके पीछे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूम खेती, माइनिंग है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, बुनियादी ढांचा, नन ऑफ द अबव। तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है और उसी के कारण पेड़ पौधों की ज़्यादा कटाई होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, ऐसे स्पीसीज जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र के कुछ ही विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो
उन स्पीसीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? क्या उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं, या फिर इंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं यानी स्थानिक प्रजातियाँ, रेयर स्पीसीज़ कहते हैं, या फिर क्रिटिकल स्पीसीज़ कहते हैं? तो ऐसे जीव जो कि कुछ ही जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजातियाँ, इंडेमिक स्पीसीज़। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड। अभी हमने बताया कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। क्या सही जवाब होगा? विकल्प बी, इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। अनक्लास फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड। अवर्गीकृत वन ज़्यादा मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्न और गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो इसका सही जगह विकल्प ए ही होगा। अगला प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट इन हिमालयाज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कवर वाज स्टार्टेड बाई। चिपको मूवमेंट जो कि उत्तराखंड में हिमालय वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फॉरेस्ट वनों की कटाई को रोकना। अब प्रश्न है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर अरुण राय, अब किसान मजदूर, या फिर डी है मेधा पाटेकर। तो हिमालय में जो चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था उसको शुरू करने में या उसको लीड करने में बड़ी भूमिका निभाए थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी ए सही होगा। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब ये 4 रीजन दिए गए हैं और इनमें से आपको देखकर बताना है कि वो कौन सा रीजन है जो कि एक वैलिड रीजन नहीं है कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं की कमी या उनके कमी का बड़ा कारण है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, और डी है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा कारण है जिसके द्वारा फ्लोरा और फौना की संख्या में कमी नहीं होती या उनकी संख्या में गिरावट नहीं होती। पहला है ऑप्शन एग्रीकल्चर है क्या लार्ज स्केल डेवलपमेंट है, या फिर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन है, या फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वाला तो कारण है ना, ये तीनों तो कारण नहीं है। जबकि फ्लोरा और फौना के रैपिड डिक्लाइन में सबसे बड़ा कारण क्या है? यही तो है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये सारे कारण नहीं है, या फिर ये कारण हो सकते लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा कारण क्या है? औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। अगला प्रश्न है, सेक्रेड ग्रोव्स पवित्र उपवन क्या हैं? फॉरेस्ट यूज फॉर हंटिंग, शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाले हैं, या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉर रिलीजियस रीजन्स, धार्मिक कारणों से जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उन्हें सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, या फिर फॉरेस्ट यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज, या फिर प्राइवेट फॉरेस्ट। तो सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र उपवन ऐसे उपवन होते हैं जिनका क्या होता है? धार्मिक महत्व के लिए उन्हें प्रोटेक्टेड किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सेक्रेड ग्रोव्स। सही जवाब होगा विकल्प बी। अब मैचिंग के कुछ प्रश्न हैं। हमने अभी तक स्पीसीज़ बहुत सारे टाइप के पढ़ लिए थे, अब उनको मैच करना है। पहला इंडेमिक स्पीसीज़ और उसके सामने स्पीसीज़ ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बी है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। एक्सटेंट स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। नॉर्मल स्पीसीज। सबसे पहले हमने देखा था इंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजातियाँ। तो इंडेमिक प्रजातियाँ ऐसे प्रजातियाँ होती हैं जो किसी लिमिटेड एरिया में ही पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कुछ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मतलब ए का क्या हो जाएगा? 2। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जिनके विलुप्त होने का खतरा है, मतलब बी का क्या होगा? 1। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऐसे जो हैं ही नहीं, जो समाप्त हो गए या विलुप्त हो गए। सामान्य स्पीसीज मतलब जिनकी पॉपुलेशन क्या है? पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। चिपको मूवमेंट, JFM मूवमेंट, सेक्रेड ग्रोव्स, रेड डाटा बुक्स। अभी हमने पढ़ा रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक इसमें से पढ़ो, देखो इसमें क्या है। रेड डाटा बुक ऐसे हैं जो रिकॉर्ड रखता है क्या? कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज, उनके रिकॉर्ड को बताता है। और चिपको मूवमेंट कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। और इसमें मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था कि पेड़ पौधों को उन्होंने गले लगाकर उन्हें बचाया। तो इसका 2 हो जाएगा। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनको रिलीजियस महत्व होता है। और एक ही बच्चा बी, जिसे हम पहले में मिला देंगे। तो
तो ये सारे प्रश्न रहे जो कि हमने चैप्टर 2 से कवर किया है। आपको ये प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। यदि आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ कमेंट करने हैं तो आप अपने सुझाव ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।